बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी तो ऐसे लग रहा था कि जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अमेरिका कर रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस सारी गेम के अंदर एक तरफ पाकिस्तान बहैसियत एक गेम चेंजर इंटर हो चुका है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इस जंग का रुख बदल रहा है। पाकिस्तान के फैसले इस वक्त इसराइल और अमेरिका मानने पर मजबूर है, और वो कौन कौन से फैसले हैं जो अब तक पाकिस्तान ये मुज़ाकरात करवाने के लिए इसराइल और अमेरिका से मनवा चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दुबई की कमर तोड़ने का मंसूबा आ चुका है, और ये मंसूबा दिया है ईरान ने। और इसके साथ ही ट्रंप ने भी एक मंसूबा बनाया है जिसको कहा जा रहा है कि 10,000 अमेरिकी फौजियों की कब्र खोदने का ये मंसूबा है। ये 10,000 अमेरिकी फौजी अब मशरिक़ वुस्ता और ईरान भेजने की बातें की जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि ये अब ईरान की ज़मीन पर उतरेंगे। जब ये ईरान की ज़मीन पर उतरेंगे तो इनकी कैसे कब्र खुदेगी, कुछ छोटी सी डिटेल मैंने आपके लिए इकट्ठी की है, वो भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरह एक तीर से 5 शिकार करने जा रहा है। अमेरिका के 16 त्यारे तबाह हो चुके हैं। कौन सा मॉडल है जो अभी तक तबाह नहीं हुआ, इसकी तफसील आपके सामने लाऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि ईरान ने दुनिया की मुआशी शहरग भी बंद करने का मंसूबा दे दिया है। वो मुआशी शहरग यकीनी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं है, वो कुछ और है, और वहाँ पे क्या होने जा रहा है सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलने जा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि इसको आखिर तक देखें। सबसे पहले दुबई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ईरान के IRGC गार्ड्स ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि दुबई में जो भी होटल अमेरिकी फ़ौजियों को पनाह देगा, उनको कमरा देगा, वो उस होटल पर हमला करेंगे, और जिस भी होटल में कोई अमेरिकी फ़ौजी रह रहा है वहाँ पे सिविलियंस मत रहें। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, मशरिक़ वुस्ता में ईरान के 13 फ़ौजी अड्डे इस वक्त ईरान तबाह कर चुका है अमेरिका के। तो अब इसके साथ ही जितने भी फ़ौजी थे उन सबको होटलों में शिफ्ट कर दिया गया था कि आप वहाँ पर क़याम करें। और आपको पता है कि दुबई की तमाम तर इंडस्ट्री, चाहे टूरिज़्म हो चाहे और दीगर चीज़ें हों, उनमें होटल का एक मरकज़ी किरदार होता है। तो अब यहाँ पे ये नई स्ट्रेटजी आ गई, और लग ये रहा है कि इस वक्त गल्फ़ ममालिक में जो एक मुल्क है जिसकी कमर टूट रही है वो है UAE, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमले वहाँ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ट्रंप 3,000 फौजी तो वो 82nd बटालियन के नामजद कर चुके थे, जो कि ग्राउंड कॉम्बैट फोर्सेस के तौर पे 1 घंटे के अल्टीमेटम पर किसी भी जगह घुस सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब मजीद 7 से 10,000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने पर गौर किया जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बातें की जाती हैं कि ईरान को 5,000 साल से कोई फतह नहीं कर सका या 2,500 साल से कोई फतह नहीं कर सका। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में सारी डिटेल दी है कि कब कब किस किस ने इसको फतह किया और किस तरह इसका मौजूदा नक्शा बना। लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि ईरान समंदर, सहराओं और पहाड़ों के दरमियान एक कुदरती किला है, और यहाँ घुसना इतना आसान यही नहीं है। यही वजह है कि रोमन 500 साल तक ईरान फतह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कर ना पाए सवाए अलेक्जेंडर के। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको एक जल्दी से ज़रा 1 मिनट में समझा देता हूँ नक्शे पे, कि अगर आप इराक और तुर्की की साइड से देखें और पूरे खलीज फारस पे देखें तो ईरान के बॉर्डर के साथ जो पहाड़ी सिलसिला है ज़ेग्रोस, ये 1500 किलोमीटर लंबा है। ये आबनाए हम से लेके ऊपर तुर्की के बॉर्डर तक जाता है, और इसकी ऊंचाई कई मुकामात पर 4,000 मीटर तक है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। तो यहां से घुसना तो आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान की आबादी इन पहाड़ों के पीछे है। इसके साथ सी वाली साइड पे देखें तो अलबर्स का पहाड़ी सिलसिला है, जो ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है, जहां पे 5,900
मीटर ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, और उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कोई हिंदू कश तक जो है वो पहाड़ ही पहाड़ हैं ईरान पहुंचने के लिए। और साथ में खलीज फारस के साथ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज़गरूस का पहाड़ी सिलसिला है। तो एक तरह से सहरा भी वहां पे ऐसे हैं कि दश्ते लूत में 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और दश्ते कावीर भी इंतहाई गर्म है, और वहां तो जानवर भी जाने से घबराते हैं, इंसानों की तो एक अलग बात है। लेकिन इसी सारी कहानी के दरमियान अब मसला यह है कि ईरान ऐसा ऐसा अपना होश संभाल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के जो ख्वाब उन्होंने बांधे थे कि हम 4 दिनों में हासिल कर लेंगे, वो सब टूट चुके हैं। और वो टूटने के साथ ही आलमी प्रेशर के दरमियान ईरान के हौसले रोज़ाना बुलंद हो रहे हैं। और एक ट्रम्प कार्ड का मैं आज हमेशा जिक्र करता हूँ, ईरान ने अब कह दिया है कि हम वो ट्रम्प कार्ड बहुत जल्द खेलेंगे अगर कोई भी अमेरिकी फौजी हमारी सरजमीन पर उतारने की कोशिश की गई। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब जो रेड सी वाली साइड पे जहां स्विस कैनाल भी है, जहां नीचे यमन के बॉर्डर पर बाबुल मंदब है, उसको बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। और हौसी बागियों ने यह कह दिया है कि हम ईरान की हर तरह से हमायत करने के लिए इस वक्त चौकन्ना और तैयार हैं और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आबनाए हम्स जिसके टोटल ट्रेड का 5% बनता है, वो बंद होने से पूरी दुनिया में भौचाल आया हुआ है। तो अगर बाबुल मंदब बंद होता है तो आपको पता है क्या होगा। सऊदी अरब अभी भी अपना तेल रेड सी की साइड से, जंबो वाली साइड से एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को और दुनिया के दीगर ममालिक को, वो रुक जाएगा। स्विस कनाल से अमेरिका, यूरोप जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, डेली हज़ारों की तादाद से वहाँ पे बड़े कार्गो शिप्स गुजरते हैं जो कि चाइना तक जाते हैं, और वो सारे के सारे रुक जाएंगे। और आलमी तिजारत का 12%, आपने हमज अगर 5% है तो वो 12% बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब दुनिया की 12% तिजारत रुक जाएगी तो क्या इंजाम होगा। वो जगह जहाँ से सफर अगर ये बंद होता है तो यूरोप सबसे ज्यादा तकलीफ में आएगा। 15 दिन का सफर जहाजों का बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको फिर ऊपर से घूम के पूरे अफ्रीका, बर आज़म अफ्रीका से घूम के इधर आना बहरा हिंद में आना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि लागत जो है जहाज़ों की वो 50% बढ़ जाएगी, और 7 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से रोजाना गुजरता है। जब वो रुकेगा तो फिर आलमी मंडियों में तेल की कीमत कहाँ पहुंचेगी। वो $200 का ईरानी ख्वाब जो है लगता है यहाँ पूरा होने वाला है, और यूरोप जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और आलमी तिजारत, तेल, मुईशत, हर चीज़ की शहरक कटने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब इसी सारी खेल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक तीर से कई शिकार कर रहा है, लेकिन जो शिकार ईरान कर रहा है उसकी तारीख में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आपके पास पहले खबर आई होगी, कुवैत की फिजा पर F-15 त्यारे तबाह किए गए। खुद अमेरिका ने माना, कुवैत ने माना, बस ये कहा कि ये फ्रेंडली फायर से तबाह हुए हैं। उसके बाद फिर हमारे पास खबर आई कि F-35 भी तबाह कर दिया गया है, और F-35 फिजाई बर्तरी के अंदर अमेरिका का गरूर है, यानी कि ईरान ने अमेरिका के गरूर को भी तबाह किया। और एविएशन इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ेगा ये एक अलग लंबी कहानी है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि KC-135 रिफ्यूलर त्यारे बड़े बड़े उनको तबाह कर दिया गया, कुछ फिजा में, कुछ रनवे पे खड़े किए हुए। और इसके साथ ही अब खबरें आ रही हैं कि F-18 भी तबाह कर दिए गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अब तक 16 त्यारे ईरान अमेरिका के तबाह करने का क्रेडिट ले चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन ईरान की जो दिफाई इंडस्ट्री है, जो असला साज है, पेंटागन है, वो इस वक्त शदीद सदमे में है। और उसकी मिसाल मैं आपको सिर्फ एक चीज़ से दे देता हूँ, वो ये है कि अमेरिका ने और इसराइल ने इस 4 हफ्ते की जंग में 850 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल ईरान पर फायर किए हैं। तो क्या आपको पता है कि सालाना इनकी प्रोडक्शन कितनी है? इनकी सालाना प्रोडक्शन 100 है। आप ये देख सकते हैं कि एक महीने में 8.5 साल का बनाया हुआ असला अमेरिका और इसराइल ईरान पर झोंक चुके हैं।
इंटरसेप्टर्स का भी यही हाल है। इस वजह से परेशानी हर रोज़ बढ़ती जा रही है और ईरान के हमले भी उसके साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक लीडिंग किरदार अदा कर रहा है और हासिल कर चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस लिहाज से वाहिद मुल्क है जिसको एक गैर जानिबदार के तौर पे देखा जा रहा है। रूस को ईरान का साथी, चीन को ईरान का साथी, लेकिन पाकिस्तान को चाहे गल्फ मुमालिक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और हो या ईरान हो, हमें बहैसियत हमसाया मुल्क न्यूट्रल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मामलात जो हैं, हमारी अहमियत जो है वो बढ़ गई है। ट्रंप के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के साथ उसके ताल्लुकात, और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC की जो क़यादत है उनके साथ फील्ड मार्शल के ताल्लुकात हैं और राब्ते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब की राय इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे किरदार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जिससे पड़ोसी की सलामती या अंदरूनी फ़िरका वारियत जो है उसकी फॉल्ट लाइन मुतासिर हो। तो यही वजह है कि पाकिस्तान बड़े मोहतात तरीके से खेल रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चाहे गल्फ मुमालिक हों, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, हर जगह पे अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे अमेरिका का कोई भी अड्डा मौजूद नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि भारत, आपको पता है मोदी ने जंग से एक दिन पहले इसराइल का दौरा किया तो उसको ये तबाही के तौर पे खुद भारत के तज्जियाकार देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने भारत को एक पार्टी बना के रख दिया जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब अगली कहानी सुने कि पाकिस्तान की शमूलियत मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान मखसूस फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जंग के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान है जिसने अमेरिका को कहा कि जो इसराइल की हिट लिस्ट है जिसमें तमाम तर लीडरों के नाम हैं और उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है, उसमें से अब्बास अराक्ची वज़ीर ख़ारजा और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को निकाला जाए और ये पाकिस्तान के मुतालबे पे इन दोनों के नाम निकाले गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के कहने पे ट्रंप कई दफ़ा सीज़ फायर का ऐलान कर चुके हैं जिससे इसराइल भी खफा था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बातचीत के इम्कानात को पैदा करने के लिए पाकिस्तान इस जंग के ऊपर बड़े अहम तरीके से असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की सालमियत इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का पहले ही मशरिक के अंदर भारत दुश्मन बैठा हुआ है, मगरिब के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने महाज गर्म किया हुआ है और अगर ईरान के अंदर भी रा और मुसाद और इसराइल की हमायत याफ्ता हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के लिए बड़े ही खौफनाक मामलात हो जाएंगे। अब दुश्मन जो है वो आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान कौन जमानत लेगा, पाकिस्तान की जमानत को कौन मांगेगा। अब आपको पता ही है कि वो कहते हैं ना, पिंड वसिया नहीं थे उचक्के पहले ही पै गए। वो आप हमारा हमसाया मुल्क है जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने वादों की पासदारी खुद मुमालिक खुद करेंगे, दोनों के दोनों, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सालिस के तौर पे मैदान में आ रहा है। अब मसला ये है कि इस मसले को अगर पाकिस्तान हल करवा देता है तो पाकिस्तान को क्या मिलने जा रहा है। देखें, मुआशी और सियासी आसानियाँ पैदा होंगी और दुनिया के अंदर तिजारत का दबाव जो इस वक्त पैदा हुआ है वो पुरसकून हो जाएगा। ईंधन का, तेल की मार्केट्स बेहतर हो जाएंगी, खलीजी ममालिक की मईशत जो तबाह हुई है वो रुक जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं, पाकिस्तान उससे बचने में कामयाब हो जाएगा और ईरान जैसा पड़ोसी के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से चाहे सफारती कामयाबी हो, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, चाहे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हो, चाहे हमसाया ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से जो मौजूदा कैफियत से उसको बाहर निकालना हो, तो पाकिस्तान एक तीर से कई शिकार जो है इस
کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں چل رہی ہیں۔ امریکہ کا خواب تھا کہ 28 فروری کو جب وہ حملہ کرے گا تو ایک طرح سے دونوں ملک ایران پر زبردست فوجی برتری حاصل کر لیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، اور جیسے ہی رجیم چینج ہوگا وہ نئی حکومت آ کے پروکسیوں کو ڈس آن کر دے گی، میزائل پروگرام کو ڈس آن کر دے گی، نیوکلیر پروگرام کو ڈس آن کر دے گی۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا اور 4 ہفتے گزرنے والے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہر روز ایران کے جب اعلانات ہو رہے ہیں، جب حملے ہو رہے ہیں، تو ان کے حوصلوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہی اس وقت جنگ کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ معاملات چل رہے ہیں، دشمنوں کو آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان اپنا کردار انتہائی اہم طریقے سے نبھا رہا ہے، اور پاکستان کی بندرگاہوں پہ اتنا بزنس اس جنگ کے دوران دیکھا جا رہا ہے کہ شاید مہینوں میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔